आशा करते हो आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज से इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का यानी क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो रहेगा। यह वीडियो जो है बच्चा जी, है ना, यह सेट 1 है और इसी तरीके से सेट 2 और सेट 3 होता रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं हम तेजी से। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बच्चे याद रखिएगा, ये जो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिएगा, है ना, नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था बच्चा जी? नवंबर 1917 में हुआ था। यानी कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपको तेज से रिवाइज कराएंगे सोशल साइंस का ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। बच्चे याद रखिएगा, जो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे ना, वो उसका नाम था पुर्तगाली। कौन थे? तो बच्चे याद किया, तो यह पुर्तगाली थे। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बहुत बार पूछा भी गया है। यानी कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी यानी कि पुर्तगाली था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सोशल साइंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ध्यान से, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है, यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ है। बच्चे जी याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा सितंबर 1920। यानी कि ये यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह 1920 में सितंबर हुआ था। यानी कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। कहाँ याद रखिएगा तो बच्चे जी, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ। तो बच्चे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था, है ना। तो बच्चे याद रखिएगा, इसका जो है ना, 1923 यानी गुरु गोलवलकर ने कहा था। नहीं, ये नहीं किया था। 1925 में के.बी. हेडगेवार ने किया था। तो बच्चे याद रखिएगा, है ना, इसी नहीं किया था 1925 में के.बी. हेडगेवार ने। किसने? तो के.बी. हेडगेवार ने ही किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि इंग्लैंड में, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यह आपका सेट 1 है बच्चा, याद रखिएगा, है ना, यह आपका सेट जो है, यह सेट 1 है। ठीक है, और इसी तरीके से सेट 2 और सेट 3 करवाया जाएगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आशा के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके एग्जाम तक सोशल साइंस से या कोई भी सब्जेक्ट से अगर मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है और नहीं छूटने देंगे हम। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से बच्चे, हम तेजी से रिवाइज कराने का प्रयास करते हैं। यानी कि क्वेश्चन बोला है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को, है ना, व्यक्ति मताधिकार जो है वह प्राप्त हुआ था। बच्चे याद रखिएगा, कब हुआ था, तो 1800, है ना, 38 में नहीं, 1838 में नहीं हुआ था, 1881 में, इसमें भी नहीं हुआ था। यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा, सी होगा 1918। बच्चे याद हो गया, 1918 में। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यक्ति मताधिकार, जो व्यक्ति मताधिकार था वो कब प्राप्त हुआ था। बच्चे याद रखिएगा, 1918 में। कब? तो 1918 में प्राप्त हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कौन सा सामाजिक वर्ग, देखिए ध्यान से, कौन सा, है ना, सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, है ना, वो होगा मध्यम वर्ग। कौन आया था बच्चे? याद रखिए, तो है ना, ये आया था मध्यम वर्ग। यानी कि मध्यम वर्ग जो था वह सामाजिक वर्ग, एक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में क्या उभर करके आया था। इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो है ना, ये रहा आपका डी, है ना, क्या होगा, तो डी यानी कि मध्यम वर्ग इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि प्राचीन काल में, देखो ध्यान से बच्चे जी, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से, यानी कि कौन सा स्थल मार्ग से प्राचीन काल में है से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यानी कि प्राचीन काल पहले जो है किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में क्या होता था, तो व्यापार होता था। तो इसका कौन सा मार्ग था? सूती मार्ग? नहीं, सूती मार्ग होगा नहीं, रेशम मार्ग। बच्चे याद रखिएगा, है ना, जो रेशम मार्ग जो है ना, इसी के लिए एशिया और यूरोप में क्या व्यापार होता था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएंगे, रेशम मार्ग। क्या हो जाएंगे, तो रेशम मार्ग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि आर्थिक संकट के कारण, यानी कि आर्थिक संकट के जो कारण है, यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो याद
रखिएगा, डायरेक्टली इसका आंसर जानिए, वो है फांसीवादी नाजीवादी शासन था। ठीक है, आप करेक्ट ध्यान दीजिएगा, आपका फोकस सिर्फ आंसर पर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर क्लिक कीजिए। यानी क्वेश्चन क्या बोला है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। बच्चा जी याद रखिएगा, वो फांसीवादी और नाजीवादी शासन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है कि किस पत्र में, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात है ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस याद रखिएगा, यह जो किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस को एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, वो है अमृत बाजार पत्रिका। कौन है बच्चा जी, याद रखिएगा, तो अमृत बाजार पत्रिका है ना, यही जो है अमृत बाजार पत्रिका जो है, यह रातों रात जो क्या किया था, अपनी भाषा को बदल दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, किसने कहा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा एक तोहफा भी है। अगर विश्वास नहीं होता तो क्वेश्चन में उठा कर देखिए, यह कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किसने कहा था ये चीज, बच्चे याद रखिएगा, यह कहने वाला था एक मार्टिन लूथर। कौन था, तो मार्टिन लूथर, यानी मार्टिन लूथर ही ने बोला था कि है ना मुद्रण जो होता है वह किसकी देन है। बच्चे याद रखिएगा, तो मुद्रण जो है वह ईश्वर की देन है, महानतम देन है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा तोहफा है। यह बात बोलने वाला मार्टिन लूथर किंग है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा, तो है ना सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सोपानी कृषि, यानी सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यानी कि सोपानी कृषि से होता है ना, वो बच्चे याद रखिएगा उत्तराखंड में प्रचलित होता है। कहाँ होता है, तो उत्तराखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो है ना हो जाएंगे डी, यानी कि उत्तराखंड में जो है यह सोपानी कृषि है ना काफी क्या है, तो प्रचलित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि प्राणियों के शरीर में, देखिए ध्यान से बच्चा जी, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, यानी प्राणी बोले तो मतलब जीव के बारे में बात किया है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत जल, यानी कितना प्रतिशत जल जो है निहित रहता है, 55%, 60%, 65% या 70%। बच्चा जी याद रखिएगा, हमारा टोटल जो होता है वो कितना होता है, तो टोटल कितना होता है बच्चे, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 65%। कितना हो जाएंगे, तो 65%, यानी कि 65% जो होते हैं यह प्राणियों के शरीर में है ना। याद रखिएगा, प्राणियों के शरीर में ये जो जल मात्रा क्या होता है, निहित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 13वें की तरफ। 13 में क्या कहता है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए, देखिए ध्यान से, यानी कहता है क्या कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, वन प्रबंधन की दृष्टि से जो है कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत मतलब क्या होता है, तो बांटा गया। कितने वर्गों में क्या किया गया बच्चा जी, तो बांटा गया है। बच्चे याद रखिएगा, वह जो है 3 वर्गों में, किसमें तो बच्चे जी, तो याद रखिएगा, तो 3 वर्गों में क्या किया गया है, तो बांटा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, क्वेश्चन 14 कहता है कि एक एनजीओ, यानी कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, है ना, याद रखिएगा, वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, है ना, 1948 ईस्वी में 20 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। बच्चे जी याद रखिएगा, है ना, कम से कम यहाँ बताया गया है, तो बुक के अनुसार है 400, कितना, तो 400 करोड़ हेक्टेयर, यानी 400 करोड़ हेक्टेयर जो है वह भूमि पर वन का क्या है, तो विस्तार 1948 के अनुसार बताया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि 400 करोड़ हेक्टेयर। कितना, तो 400 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि 1 टन इस्पात, देखिए ध्यान से, कहता है क्वेश्चन की 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज
का उपयोग होता है। बच्चे याद रखिएगा, 1 टन इस्पात बनाने में जो है वो मैग्नीज का जो उपयोग किया जाता है ना, 1 टन होगा तो कम से कम कितना, तो 10 kg, कितना, तो 10 kg है ना। अगर 1 टन बोलेगा इस्पात बनाने में तो 10 kg है ना। अगर आधा टन बोलेगा तो क्या बोलेगा, तो याद रखिएगा बच्चा जी यहाँ पर 5 kg। बट यहाँ पर 1 टन इस्पात बनाने मैग्नीज का जो उपयोग जो किया जाता है वह 10 kg किया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो है ना बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में की तरफ। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 16वां क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से बच्चा जी, कि कोयले का है ना, क्या है, तो कोयले का यानी कि कोयले का जो सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोयला का जो सर्वोत्तम प्रकार जो होता है वह होता है एंथ्रासाइड। और एंथ्रासाइड में बच्चे याद रखिएगा, इसमें 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कितना परसेंट बच्चा जी, 90%। ठीक है, इसमें कितना पाया जाता है, तो इसमें लगभग लगभग 60% पाया जाता है। और लिग्नाइट में जो होता है वो लगभग देखा जाए तो 80-83 के आसपास ही होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है 70% होता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जो कोयला का जो प्रकार होता है वह होता है एंथ्रासाइड। कौन होता है, तो एंथ्रासाइड। और उसके बाद कौन आता है, तो बच्चे याद रखिएगा, उसके बाद आता है लिग्नाइट है, उसके बाद है बिटुमिनस है, और सबसे कम है तो कौन है, तो पीट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है कि कोयले का सबसे न्यूनतम जो खराब में जो गिनती किया जाता है वो कौन सा कोयला है, तो पीट है। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोयले का सबसे सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए यानी कि एंथ्रासाइड। याद रहेगा क्या होगा इसका आंसर, तो एंथ्रासाइड हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, देखिए ध्यान से। 17वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है बताने उपभोक्ता कौन है। याद रखिएगा, चीनी उद्योग कौन है, तो चीनी उद्योग है, यानी चीनी उद्योग को ही उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी यानी कि चीनी उद्योग। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि है ना, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग ये जो प्राधिकरण जो होता है इसका गठन किस वर्ष किया गया था। बच्चे याद रखिएगा, इसका गठन जो है वह किया गया था 1986 में। कब किया गया था, 1986 में किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पदाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, 1986 में किया गया था, 1986 में। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। ये जो पाइराइट जो होता है ना, यह किस प्रकार का खनिज है। बच्चे जी याद रखिएगा, पाइराइट जो होता है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो याद रखिएगा, पाइराइट जो है ना वह अधात्विक खनिज है। कौन खनिज है, तो अधात्विक खनिज है। ठीक है, यानी कि ये जो पाइराइट जो होता है सिर्फ याद रखना वो क्या है, तो अधात्विक खनिज होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तक। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 2001 में जनगणना जो हुआ था ना उसके अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या है। तो बिहार की जो नगरीय आबादी जो है ना वह 10.5% है। कितना है, तो 10.5% है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, आपका सी हो जाएंगे, यानी कि 10 दशमलव है ना 10.5% है। ठीक है, याद रखिएगा किसके जनगणना के अनुसार, तो जनगणना 2001 के अनुसार, 2001 के अनुसार जनगणना को क्या बताया गया, तो 10.5% है ना, यह आपका बिहार की नगरीय आबादी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यानी कि जो काले गोरे पे जो थे ना उसमें कौन विरोधी नहीं थे। याद रखिएगा, जेड गुड्डी। कौन है, तो जेड गुड्डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। यानी कि जेड गुड्डी जो है ना उस वहां पर जो है साउथर्न एरिया में, यहाँ की जेड गुड्डी जो है लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे, बाकी सब थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। कौन होगा इसका आंसर, तो डी, यानी कि याद रखिएगा बच्चा जी, जेड गुड्डी। कौन है, तो जेड गुड्डी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें की तरफ देखते हैं ध्यान से। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति। देखिए ध्यान से, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यानी कि क्वेश्चन बोला है कि
सांप्रदायिक राजनीति किस है ना धारण पर आधारित है, यानी कि एक धर्म के दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है ना। उसके बाद क्या बोला गया है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, नहीं ये नहीं होगा। एक धर्म के अनुयायी समुदाय बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। एक धार्मिक समूह के पवित्र होते सब, ये भी नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर ए होगा, एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है तो श्रेष्ठ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे 22 का तो ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि संघ सरकार का उदाहरण है, यानी कि जो संघ सरकार है उसका उदाहरण कौन है तो संघ सरकार का उसका उदाहरण जो बच्चा जी वह है अमेरिका। कौन है तो अमेरिका है, यानी कि अमेरिका जो है वह संघ सरकार का क्या है तो एक उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है कि लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से है। तो याद रखिएगा ये जो भारतीय लोकतंत्र में जनता ये सत्ता का जो विरुद्ध का आक्रोश है ना वो किस दशक से यहाँ पर माना जाता है। अच्छा याद रखिएगा 1970 के जो दशक है ना यहाँ इसको माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे, यानी कि 1970 के क्या होंगे तो दशक, 1970 के दशक। ठीक है, याद रहेगा 1970 के दशक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में क्या कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि चिपको आंदोलन जो है यह महिला के द्वारा चलाया गया था और ये सही महिला क्या किए थे पेड़ से चिपक गए थे, यानी कि किसके नेतृत्व में चलाया गया था तो बोलेगा सर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा यह जो है ये मतलब पेड़ बचाने से है या आर्थिक शोषण की मुक्ति से है या शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से है या कांग्रेस पार्टी के विरोध से है। तो इसका बच्चे याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि पेड़ को बचाने से संबंधित जो चलाया गया था वह चिपको आंदोलन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो ए, क्या था इसका आंसर पेड़ बचाने से। याद रहेगा पेड़ बचाने है ना से इसका ये संबंधित होता है चिपको आंदोलन। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 में क्या क्वेश्चन बोला गया कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था या किया गया। बच्चे याद रखिएगा है ना ये जो था वो आंध्र प्रदेश। कौन है तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी, यानी कि आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 27 की तरफ। 27 में क्या कहता है कि राजनीतिक दलों, देखिए ध्यान से बच्चा जी, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है। बच्चे याद रखिएगा यह जो सर्वप्रथम जो पड़ा था वो ग्रेट ब्रिटेन। कौन था तो ग्रेट ब्रिटेन। देखो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो उसका आंसर दो। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी तो याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन। कौन है तो ग्रेट है ना ब्रिटेन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में की तरफ। क्वेश्चन 28 में क्या कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने में महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो याद रखिएगा वह कौन सा है तो बहुदलीय व्यवस्था। कौन है तो बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था जो है वह गठबंधन की सरकार बनाने में महत्तम संभावना ये दलीय व्यवस्था रखती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो बहुदलीय व्यवस्था। क्या हो जाएंगे तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में है ना कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर और इसमें बताना है कि कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो सिर्फ मार दीजिए ये लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है चला जी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ 30। देखते हैं ध्यान से क्या बोला गया है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिला जुला अर्थव्यवस्था किस कंट्री में है। तो याद रखिएगा वह है भारत, यानी कि भारत में जो है याद रखिएगा भारत में जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 31 की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ध्यान से कि इनमें से किसे पिछड़ा है ना राज्य कहा जाता है, यानी कि जो पिछड़ा राज्य जो है वह किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा पिछड़ा राज्य जो है वह बिहार को ही कहा जाता है और यहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम बिहार का ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपका बिहार। क्या हो जाएंगे तो बिहार, यानी कि बोला जाए तो बिहार को ही है ना पिछड़ा राज्य के रूप में देखा जाता है और अभी भी है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि शेयर यानी शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए शेयर
शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो याद रखिएगा उसकी नियामक संस्था का नाम जो है वह है बी यानी कि SEBI। क्या है? तो SEBI याद रहेगा। यानी कि शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है उसका नाम, संस्था का नाम क्या है? तो SEBI। एक बार बोलो SEBI, है ना, यही इसका आंसर हो जाएंगे। शेयर बाजार की नियामक संस्था का ही नाम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है कि कौन संस्थागत वित्त का, है ना, साधन है। तो याद रखिएगा वह है व्यवसायिक बैंक। कौन है? तो यह एक व्यवसायिक बैंक है, यानी कि यही व्यवसायिक बैंक जो है इसका साधन होता है। तो आगे आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 34 की तरफ। 34 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी यानी भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका याद रखिएगा आंसर, वो कहा गया है मुंबई को। किसको कहा गया? तो मुंबई को, यानी मुंबई को ही भारत की वित्तीय राजधानी, है ना, को शहर कहा गया है और इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो मुंबई हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बोले तो ये इसको भी डालता हूँ, है ना, ये भी क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो याद रखिएगा वह है मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश जो है वह बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? याद रखिएगा मध्य प्रदेश। कौन होगा? तो मध्य प्रदेश को ही बीमारू राज्य कहा जाता है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर, है ना, 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? यानी कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो होते हैं ना, वो याद रखिए बच्चा जी 5 होते हैं। कितने होते हैं? तो 5। यानी कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो 5। याद हुआ? तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन 37 में क्या कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर याद रखिएगा वो हुई थी ना 1986 में। कब हुआ था बच्चा जी? 1986 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए। याद रहेगा कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुआ था, तो याद रखिएगा 1986 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन 38 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि स्वर्णाभूषणों, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से पढ़िए। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस, है ना, मान्यता प्राप्त चिन्हों का, है ना, होना आवश्यक है? तो इसका आंसर याद रखिएगा वह है हॉलमार्क। क्या होगा? तो हॉलमार्क होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यानी कि यही हॉलमार्क से क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा यही हॉलमार्क से जो होता है यह शुद्धता की प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हॉलमार्क इसका आंसर हो जाएंगे, है ना, तो इसका आंसर क्या होंगे? तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 में। इसमें क्या कहता है, देखो ध्यान से कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में जो बाढ़ आते हैं ना उसका प्रमुख एक ही कारण हो सकता है, वह हो सकता है वर्षा की अधिकता। यानी जब तक बारिश नहीं होगा, जब तक बारिश बहुत सारा नहीं होगा, तब तक बाढ़ आ ही नहीं सकता है। तो इसका कारण यही होगा और इसका आंसर भी यही होगा, वर्षा की क्या होगा? तो अधिकता होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन 40 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि भूकंप, देखिए ध्यान से बच्चा जी, भूकंप वाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी कि भवन की आकृति कैसा होना चाहिए? जो भूकंप आता है उससे बचने के लिए अंडाकार नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। त्रिभुजाकार, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चौकोर, ये भी नहीं होना चाहिए। आयताकार, हाँ आयताकार होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रत्येक को 90 डिग्री का आप जानते हैं आयताकार जैसा होगा और ये क्या रहेगा? थोड़ा सा मजबूती बना करके रखेगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो, है ना, डी। याद रखेगा क्या होगा? तो आयताकार, है ना, याद रहेगा। तो आयताकार मतलब क्या होता है? भवन का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से बच्चा जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि, है ना, ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि जो है वह किन देशों के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा वह जो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था? रूस, है ना, और जर्मनी, है ना, दो याद रखिएगा। ये ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि जो हुआ था रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या था? रूस और इटली, ये नहीं होगा। रूस और फ्रांस नहीं होगा। रूस
रूस इंग्लैंड नहीं होगा, रूस, हाँ इसका आंसर क्या होगा तो डी हो जाएंगे, यानी कि रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन अगला 42 में क्या कहता है। क्वेश्चन में 42 में क्या बताया गया है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम, है ना, कौन कौन, तो याद रखिएगा, फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इस समझौता को ना हम लोग हनोई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो याद रखिएगा तो हनोई, हनोई के नाम से क्या होता है तो जाना जाता है। ठीक है, कब हुआ था तो 1946 में, है ना, फ्रांस तथा वियतनाम के बीच में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि, है ना, फ्रांस तथा वियतनाम के बीच समझौता कब हुआ था, मार्च 1946 में हुआ था। ठीक है, और वो किस नाम से जाना गया था तो हनोई के नाम से, किससे तो हनोई के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये जो पारित हुआ है ना वह 1929 में हुआ। कब तो 1929 में हुआ, कहाँ तो लाहौर में, कहाँ तो लाहौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या बताया गया कि वल्लभ भाई पटेल, देखिए ध्यान से कि वल्लभ भाई पटेल जो है, वल्लभ भाई पटेल को है ना सरदार की उपाधि, किसकी उपाधि तो सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान, है ना, दी गया था। तो याद रखिएगा, है ना, ये जो वल्लभ भाई पटेल जो है ना, इस सरदार की उपाधि जो है वह दिया गया था बारदौली, क्या तो बारदौली, है ना, बारदौली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएंगे तो ए, है ना, याद रहेगा वारदौली, है ना, याद रहेगा वारदौली। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 45 में क्या कहता है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। याद रखिएगा, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जो है ना वह 1800 कब हुआ था तो 81 में हुआ था, 1881 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो याद रखिएगा बच्चा जी, है ना, सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो बच्चे याद रखिएगा, ये पूंजीपति जो वर्ग लोग हुआ करते थे ना, वह कौन सा वर्ग को शोषण करते थे, श्रमिक को शोषण करते थे, हाँ इसको भी करते थे, मध्यम वर्ग को भी शोषण करते थे, कृषक को भी वर्ग करते, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डे, यानी कि सभी को, यानी इसको भी करते थे, मध्यम वर्ग को भी, कृषक वर्ग को भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सभी वर्ग को क्या करते थे, शोषण करते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि आधुनिक युग में, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था क्षेत्र होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी क्रांति जो इस समय थी वह है औद्योगिक क्रांति। कौन सा क्रांति तो औद्योगिक क्रांति था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो याद रखिए बच्चा जी बी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो याद रखिएगा, ये जो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है ना वह 1990 के दशक में हुआ था। कब तो याद रखिएगा बच्चा जी 1990 के दशक में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की है। तो याद रखिएगा, गुटनबर्ग जो है सर्वप्रथम जो है वह किस पुस्तक की छपाई की थी। ठीक है, तो ये वो था ना बाइबिल था, है ना, क्या था तो बाइबिल, यानी कि बाइबिल का क्या किया था छपाई किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन 50 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। बच्चे जी याद रखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी ना वह कहाँ से तो चीन से, कहाँ से याद रखिएगा तो चीन से हुआ था। ठीक है, यानी कि बच्चा जी टोटल यहाँ पर कितने क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन, और मैं प्रत्येक सेट में 50-50 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और यह सेट आपका था पहला। ठीक है, अब आएगा इसके बाद सेट क्या तो दूसरा सेट आएंगे, है ना, और वह सेट भी 50 क्वेश्चन के रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम तक, है ना, बहुत ही बहुत मतलब ये चैनल आपको क्या करेगा वीडियो देगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।